गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमकेज वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 11.3 प्रश्नावली को करेंगे। तो 11.3 प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें सूत्र याद रखने हैं, क्योंकि इनमें हम ठोस आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठोस आकृतियों के जो क्षेत्रफल हैं, उनका जो आयतन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है, पहले जो ठोस आकृति है वो है हमारे पास घन। तो घन किस प्रकार का होता है? घन के अगर हम उदाहरण देखें तो हमारे पास जो लूडो वाला डाइस होता है वो एक घन होता है, और इसके लिए जो इसकी सारी भुजाएं होती हैं, सारे किनारे होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो हमारे पास ये इस प्रकार का घन होता है। इसके लिए सारी भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो बराबर होंगी। कहने का मतलब अगर ये ए है तो बाकी सारी भुजाएं भी क्या हो जाएंगी? हमारे पास ए हो जाएंगी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक जैसे रहते हैं। यहाँ पे जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं वो क्षेत्रफल होंगे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा हमारे पास 4 गुणा में भुजा की स्क्वायर। फिर हमारे पास है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कितना बनेगा? 6 गुणा में भुजा की स्क्वायर। अब यहाँ से हम जो लिख रहे हैं 4 गुणा भुजा की स्क्वायर, 6 गुणा भुजा की स्क्वायर, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में अंतर क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है जितने भी उसमें पृष्ठ दिए हैं, जितने भी फलक हैं, उन सभी का क्षेत्रफल निकाल करके हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाएगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ में क्या होता है? वक्र पृष्ठ में हम नीचे वाला सिरा और ऊपर वाला सिरा, यानी कि फर्श और छत को हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद में है इसका आयतन। तो घन का आयतन हमारे पास होता है, घन का आयतन ये हमारे पास होता है भुजा की क्यूब। अगर हम कोई भी ठोस है उसके क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से अगर गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? उसका आयतन आ जाता है। ये है घन। उसके बाद में दूसरी जो आकृति हमें पढ़नी है वो है हमारे पास घनाभ। घनाभ के बारे में अगर हमारे पास देखें तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मान अलग अलग होते हैं, और इसके लिए हमारे पास जो इसके फलक हैं वो आयताकार होते हैं, और जो हमारे पास घन था उसमें सारे फलक किस आकार के थे? वर्ग के आकार के थे। यहाँ पे लंबाई को L से लिखते हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। यहाँ से हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बनता है हमारे पास 2 गुणा में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा में लंबाई। ये हमारे पास सूत्र है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और इसको शॉर्ट में याद रखने का तरीका है लेखराम चौधरी चोखो ऊंट उधार लायो। तो ये हम इस तरीके से याद भी रख सकते हैं। उसके बाद है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसे हमने कहा कि हम इसके आधार को और ऊपर वाले सिरे को छोड़ देते हैं तो ये आधार लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊपर वाला जो सिरा है लंबाई गुणा चौड़ाई ये छोड़ देंगे, बाकी जो बच जाएगा वो हमारे पास क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो क्या बन जाएगा? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई हटा दिया हमने, क्या आ जाएगा? चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुणा में लंबाई। इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है? 2 गुणा ऊंचाई और अंदर क्या आ जाएगा? चौड़ाई प्लस लंबाई। यहाँ से ऊंचाई को पहले लिख सकते हैं और 2 को बाद में। लंबाई और चौड़ाई की जगह भी हम चेंज कर सकते हैं। ये सूत्र किस चीज़ का होता है? ये हमारे पास होता है आधार के परिमाप का, आयत के परिमाप का। तो इसका जो आधार है वो आयत के आकार का है, तो हम लिख सकते हैं ऊंचाई गुणा में आधार का परिमाप।
तो ये सूत्र भी बन सकता है। आप तीनों में से कोई भी सूत्र लगा सकते हैं। आप ये सूत्र भी लगा सकते हैं, आप ये सूत्र भी लगा सकते हैं और आप ये सूत्र भी लगा सकते हैं। जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा। इनको हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोल देते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये भी इसे हम बोल देते हैं। अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो इसका मतलब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद में हमें इसका आयतन देखना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन जैसे पहले बताया, आधार के क्षेत्रफल को हम इसकी ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। आधार का क्षेत्रफल क्या आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ऊंचाई है इसकी h, तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाता है? घनाभ के आयतन का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हमारे पास हो गए घनाभ के लिए सूत्र। अब एक आकृति के बारे में और पढ़ना है हमें, एक जो ठोस है उसके बारे में और पढ़ना है। वो क्या है? बेलन। तो हमारे पास है बेलन। बेलन में किस प्रकार की आकृति होती है? बेलन के जो ऊपरी और निचले सिरे होते हैं वो वर्ताकार होते हैं। और इसके अगर उदाहरण को लें तो पाइप बेलन का उदाहरण है, सिलेंडर है वो बेलन का उदाहरण है। ये सारे क्या हैं? बेलन के उदाहरण हैं। अब इसके लिए हमारे पास जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा? 2πr(h). अब इसमें इसकी जो त्रिज्या है उसे हम r से लिखते हैं और इसकी जो ऊंचाई है उसे हम h से लिखते हैं। यहाँ से क्या बन जाएगा? 2πr(h). बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे। वक्र पृष्ठ में ऊपर वाला और नीचे वाला सिरा हटा दिया था हमने, अब इसमें हम जोड़ देंगे। तो नीचे वाला सिरा क्या है? वर्ताकार, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। ऊपर वाला सिरा भी वर्ताकार है, इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? πr²। कहने का मतलब इसमें 2πr² जुड़ जाएंगे 2πrh में। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 2πr। अंदर क्या बचेगा? r + h। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है? 2πr गुणा में r + h। फिर हमारे पास बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र क्या होगा? आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? πr² h आ जाएगा। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr² h। ये हमारे कुछ सूत्र थे जिन्हें हमें याद रखना है, जिनके आधार पर हमें ये प्रश्नावली पूरी करनी है। तो हमारे पास पहला प्रश्न जो दिया है इसने, उसे हम लेकर के चलेंगे। पहले हम उस पहले प्रश्न को लिखेंगे, फिर उसे ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम उसे हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हमें दिया है इसने, क्या दिया है? 11.3 का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, 2 घनाभाकार डिब्बे हैं। प्रश्न नंबर 1, 2 घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? तो हमें ये बताना है कि कौन से डिब्बे को बनाने के लिए हमें कम सामग्री चाहिए होगी। तो इसने 2 आकृतियां दी हैं। पहला डिब्बा दिया है इसने घनाभाकार, तो कुछ इस प्रकार की आकृति है। इसके लिए जो माप दिए हैं इसने वो है 60 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई है इसकी 40 सेंटीमीटर और इसके लिए जो ऊंचाई है
वो है 50 सेंटीमीटर। दूसरी आकृति इसने दी है वो है हमारे पास घनाकार। तो घन हमें दिया है, इसके लिए सारी जो भुजाएं हैं वो हैं इसकी 50 सेंटीमीटर। पचास, 50 और 50 ये हमारे पास इसके लिए माप दिए हैं। दोनों के लिए हमें बताना है कि किसके लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो दोनों का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। मान रखेंगे 2 गुणा में लंबाई का मान कितना है? लंबाई का मान है 60, गुणा में चौड़ाई का मान क्या है? 40, चौड़ाई का मान 40, ऊंचाई का मान क्या है? 50, ऊंचाई का मान है 50, गुणा में लंबाई का मान है 60। हल करेंगे 2 गुणा में 60 गुणा 40 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2400। 40 गुणा 50 कितने हो जाएंगे? ये हमारे पास आ जाएंगे 2000। 50 गुणा 60 कितने आ जाएंगे हमारे पास? ये आ जाएंगे 3000। यहाँ से हमारे पास जो ये मान आए हैं ये हमारे पास जुड़ जाएंगे। क्या बनेगा यहाँ से? 2 गुणा में 2400 और 2000 कितने होंगे? 4400। 4400 और 3000 कितने हो जाएंगे? ये हमारे पास हो जाएंगे 7400। 7400 को 2 से गुणा करेंगे 14800 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसके लिए क्षेत्रफल आ गया। अब हमें इसके लिए क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? 6 गुणा में भुजा की स्क्वायर। 6 गुणा भुजा कितनी है? 50, 50 की स्क्वायर। 6 गुणा 50 की स्क्वायर कितनी होगी? 2500। 2500 को 6 से गुणा कर देंगे, ये कितने आ जाएंगे हमारे पास? 15000। तो यहाँ से हमारे पास जो मान आया है ये 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहले वाले का मान कितना था? 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से के लिए हमें कम सामग्री की आवश्यकता होगी? इस घनाभ के लिए हमें कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो लिख देंगे अतः घनाभ बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न जो हमें दिया है पहले हम उसे लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न जो हमें दिया है इसने वो क्या दिया है? 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 2, 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को, माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए, ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले, 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी? कितने मीटर त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी?
तो हमें कहा है कि हमारे पास सूटकेस हैं जिसके लिए माप दिया है 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। इस माप के लिए हमारे पास जो सूटकेस हैं उसे हमें त्रिपाल से ढकना है, और ऐसे सूटकेस हैं हमारे पास 196 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला कोई त्रिपाल है। उस त्रिपाल की लंबाई कितनी होनी चाहिए इन 100 सूटकेसों को ढकने के लिए, वो हमें बतानी है। तो उसको बताने के लिए पहले हम एक सूटकेस में लगने वाले त्रिपाल का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। जब सूटकेस को त्रिपाल से ढकेंगे तो उसका पूरा क्षेत्रफल ढका जाएगा, इसका मतलब हमें सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें सूटकेस की लंबाई दी है इसने, सूटकेस की लंबाई हमारे पास है कितनी, 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है जिसे हम b से लिखते हैं 48 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है जिसे हम h से लिखते हैं वो है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो एक सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा हमारे पास, 2 गुणा में L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा में L। यहाँ से 2 गुणा में L का मान कितना है 80, B का मान क्या है 48, B का मान है 48, H का मान हमारे पास क्या है 24 प्लस H का मान 24, L का मान कितना है हमारे पास 80। यहाँ से हल करेंगे, 2 गुणा 48 को 80 से गुणा करेंगे, 8 8 64, 6 बचेंगे 32 और 6 38, ये आ जाएंगे 3840, प्लस 24 को 48 से गुणा करेंगे, कितने बनेंगे हमारे पास, 48 को हमें 24 से गुणा करना है, 8 चौक 32, 3 बचेंगे, 16 और 3 19, ये आ जाएंगे 96, जुड़ेंगे 2, 15 एक अंसिल, 10 और 1 11, कितने आ जाएंगे 1152, प्लस में 24 को 80 से गुणा करेंगे 0, 8 चौक 32, 3 बचेंगे, 16 और 3 19, कितना आ जाएगा 1920। तो हमारे पास इनके गुणा आ गए। अब इनको जोड़ देंगे, 2 गुणा में 3840, 1152 और 1920 को जोड़ेंगे, कितने आएंगे 0 2 0 2, 4 5 9 9 और 2 हमारे पास हो जाएंगे 11, 1 9 और 1 10, 10 और 9 19, बच जाएंगे हमारे पास 1 4 1 5 और 1 6, कितना आ गया 6912। इसे हम 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 4 2 18 एक अंसल, 12 और 1 13, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आया है। इस एक सूट के लिए जो हमें क्षेत्रफल चाहिए त्रिपाल का वो कितना है 13,824। अब सूटकेस हैं कितने, 100 सूटकेस हैं, तो 100 सूटकेसों को ढकने के लिए आवश्यक त्रिपाल क्या बन जाएगा हमारे पास, त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होगा 100 गुणा में 13,824, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, मीटर स्क्वायर में बदलते हैं तो हमें किससे भाग करना होता है, इसे हम भाग करते हैं 10,000 से। तो 100 गुणा में 13,824 बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास 10,000, ये किस में बदल गया मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमारी जो लंबाई ज्ञात करनी है इसके लिए वो किस में ज्ञात करनी है मीटर में। अब यहाँ से जो त्रिपाल होता है वो किस आकार का होता है, आयत के आकार का। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिपाल की लंबाई गुणा में क्या आ जाएगा हमारे पास चौड़ाई। अब यहाँ से लंबाई तो हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई हमें दी हुई है कितनी है 96 सेंटीमीटर, तो लंबाई हम रख लेंगे, लंबाई गुणा में चौड़ाई 96 सेंटीमीटर है, उसे हम बदल देंगे मीटर में, और जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो किससे भाग करते हैं 100 से। बराबर में हमारे पास कितना है 2 0 से 2 0 हट जाएगी, यहाँ से 100 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 138.24 मीटर स्क्वायर। यहाँ से 100 भाग में गुणा में चला जाएगा, 96 गुणा में भाग में आ जाएगा, तो लंबाई का मान कितना आएगा 138.24 गुणा में 100 बटा में हमारे पास है 96। तो 138.24 में 96 का भाग देंगे हम, कितना आएगा 138.24
2 4, इसमें हमने 96 का भाग दिया, 1 पर भाग गया 96, कितने बचेंगे 8 में से 6 घटेंगे 2, 13 में से 9 घटेंगे हमारे पास आ जाएगा 4, ऊपर से हमारे पास आ जाएगा 2। दशमलव वाली संख्या उतारी है तो दशमलव आ जाएगा। अब ये कितने पर भाग जाएगा, अब ये भाग जाएगा हमारे पास 96 गुणा 4 पर, कितना आएगा 4 से गुणा करेंगे तो 24, 2 बचेंगे 36 और 2 38, कितने आ जाएंगे 12 में से 4 घटेंगे 8, यहाँ से कितने बचेंगे 11 में से 8 घटेंगे 3, ऊपर से 4, ये कितने पर भाग जाएगा 4 पर, कितना आ गया 1.44 गुणा में 100, ये कितने आ जाएंगे 144 मीटर। तो हमें कितने मीटर लंबे त्रिपाल की आवश्यकता होगी, हमें आवश्यकता होगी 144 मीटर लंबे त्रिपाल की। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो भी हल हो गया है। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरे प्रश्न को हल करने से पहले हम उसे लिखेंगे, उसके बाद हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसे हल करेंगे। तो हमारे पास तीसरा प्रश्न दिया है, इसने क्या दिया है तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है हमारे पास, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। प्रश्न नंबर 3, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमारे पास घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है इसने, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अब इसने संपूर्ण और वक्र नहीं बताया है, तो जहाँ पे वक्र का नाम नहीं ले सीधा पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, इसका मतलब है कि हमें उसके लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो क्या बन जाएगा 6 गुणा में भुजा की स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा 600, 6 गुणा में है भाग में आ जाएगा, भुजा की स्क्वायर बराबर 600 बटा में 6, भुजा बराबर कितनी आएगी 600 में 100 का 6 का भाग देंगे 100, स्क्वायर हटेगी इस तरफ क्या आ जाएगा रूट, और रूट 100 का मान कितना होता है 10, तो भुजा का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो हमारा जो छठा प्रश्न था, तीसरा प्रश्न था वो हल हो गया है। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न जो हमें दिया है पहले हम उसे लिखेंगे, फिर हम इसके लिए जो हल है वो ज्ञात करेंगे। तो क्या दिया है चौथा प्रश्न में, रुखसार ने 1 मीटर गुणा 2 मीटर, प्रश्न नंबर 4, रुखसार ने 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त, यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो, उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने, ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया, कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को
पेंट किया। तो हमारे पास दिया है इसने, रुखसार ने 1 मीटर गुना 2 मीटर गुना 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया गया है। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो हमें ये ज्ञात करना है कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। इसके लिए हमें लंबाई दी है, इसकी पेटी की लंबाई है हमारे पास, जिसे हम L से लिखते हैं 1 मीटर, चौड़ाई है जिसे हम B से लिखते हैं 2 मीटर, और जो ऊंचाई है हमारे पास जिसे हम H से लिखते हैं वो है 1.5 मीटर। अब इसने रंग किया गया क्षेत्रफल पूछा है, तो रंग किया गया क्षेत्रफल इसने इसमें तल को छोड़कर बाकी सभी भागों पर किया है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ में से हम तल का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ये क्या बनेगा, एक घनाभ, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं। तो L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L, इसमें से तल का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई इसमें से माइनस हो जाएगी। मान रखेंगे 2 गुणा में लंबाई कितनी है 1 गुणा चौड़ाई है 2 प्लस चौड़ाई 2 है, ऊंचाई है 1.5, ऊंचाई 1.5 लंबाई है 1 माइनस 1 गुणा में 2। यहाँ से हल करेंगे, 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 1.5 से गुणा करेंगे 3, और प्लस में 1.5 को 1 से गुणा करेंगे 1.5, माइनस में 1 को 2 से गुणा करेंगे 2। यहाँ से 2 गुणा 2 और 3 5, 5 और 1 6.5 माइनस 2, ये हो जाएंगे 13 माइनस 2, 13 में से 2 घटेंगे आ जाएंगे 11 वर्ग मीटर। तो हमें कितने क्षेत्रफल पे इसने पेंट किया है, 11 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पे इसने पेंट किया है। अब हम इसका 5वां क्वेश्चन हल करेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो 5वां क्वेश्चन हमें दिया है इसने, क्या दिया है 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 15 मीटर 10 मीटर एवं 7 मीटर है। तो कमरे के लिए लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर और ऊंचाई है 7 मीटर। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। तो एक कैन से कितना क्षेत्रफल कर सकते हैं, 100 वर्ग मीटर। हमें ये ज्ञात करना है कि कितने कैनों की आवश्यकता होगी, तो हमें पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि कितने क्षेत्रफल पे हमें रंग करना है। इसके लिए कमरे की जो माप दी है इसने, उसके लिए दिया है इसने कमरे की लंबाई, प्रश्न नंबर 5, कमरे की लंबाई जिसे हम L से लिखते हैं वो कितनी है 15 मीटर, चौड़ाई जिसे हम B से लिखते हैं वो कितनी है 10 मीटर, और ऊंचाई इसके लिए है हमारे पास जिसे हम H से लिखते हैं वो है 7 मीटर। अब इसने कहा है कि दीवारों और छत का पेंट किया है, दीवारों और छत के पेंट का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। पेंट किया गया क्षेत्रफल कितना होगा, घनाभ के आकार का होता है कमरा, तो 2 गुणा L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L, और इसमें से हम जो फर्श है उसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, यानी कि L गुणा B इसमें से माइनस कर देंगे। 2 गुणा में L का मान है 15, B का मान है 10, B का मान है 10, H का मान है 7, H का मान है 7 और हमारे पास L का मान है 15, माइनस 15 गुणा में 10। यहाँ से 2 गुणा 15 को 10 से गुणा करेंगे 150, 10 को 7 से करेंगे 70, 15 को 7 से करेंगे 105, माइनस ये कितने हो जाएंगे 150। यहाँ से 2 गुणा में 150 और 70 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 220, 220 और 105 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 325।
325, इसमें से हम घटाएंगे 150, 2 से पहले गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 650 माइनस 150 कितना आएगा 500 वर्ग मीटर। तो कितने क्षेत्रफल को उसने रंग किया है 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को उसने रंग किया है। अब हमें पता है कि एक कैन में जो रंग किया जा सकता है वो 100 वर्ग मीटर, तो 100 वर्ग मीटर के लिए आवश्यक कैन कितना हो जाएगा, आवश्यक कैन हमारे पास ये आ जाएंगे 1 वर्ग मीटर के लिए आवश्यक कैन ये कितने आ जाएंगे 1/100। उसके बाद में इसने कहा है 500 वर्ग मीटर के लिए आवश्यक कैन ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएंगे 1/100 गुणा में 500, ये आ जाएंगे हमारे पास 5 कैन। तो कितने कैनों की आवश्यकता होगी हमें इसको रंग करने के लिए, हमें आवश्यकता होगी इसके लिए 5 कैनों की। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न जो हमें दिया है उसे हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम इसे हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है हमें, प्रश्न नंबर 6 इसने वर्णन कीजिए कि, प्रश्न नंबर 6 वर्णन कीजिए कि निम्न आकृतियां किस प्रकार, निम्न आकृतियां किस प्रकार एक समान हैं और एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं, किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। पार्श्व का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हमें बताना है कि जो दो आकृतियां दी हैं कैसे वो एक जैसी हैं, क्या समानता उनमें, और फिर हमें बताना है कि दोनों में असमानता क्या है। फिर हमें ये बताना है कि किस डिब्बे का पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि जो हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अधिक है। तो हमें जो दोनों आकृतियां दी हैं उसमें एक है हमारे पास इस तरह का बेलन, इसके लिए माप दिए हैं इसने, क्या दिए हैं 7 सेंटीमीटर इसका व्यास है और 7 सेंटीमीटर ही इसकी ऊंचाई है। उसके बाद में हमारे पास एक घन दिया है इसने कुछ इस प्रकार का, और ये जो घन हमें दिया है इस घन के लिए जो भुजा दी है वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि समानता क्या है इनमें, समानता ये है इनमें कि दोनों में ऊंचाई समान है, दोनों की ऊंचाई समान है। असमानता क्या है, असमानता में हम लिख सकते हैं कि एक बेलन है और दूसरा क्या है घन, और दूसरा घन है। अब दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा हमारे पास, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच।
तो यहाँ से r का मान कितना होगा, पहले इसके लिए व्यास दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर, r का मान कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो हमें कितनी दी हुई है, ये हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। मान रख देंगे। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, पाई का मान हमारे पास होता है 22/7 गुणा में हमारे पास क्या आएगा r का मान कितना है 7/2 और गुणा में h का मान क्या है 7। हल करेंगे 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 22 को 7 से करेंगे कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमें घन के लिए निकालना है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा 4 गुणा में भुजा की स्क्वायर। भुजा का मान कितना है इसके लिए, भुजा का मान है इसके लिए 7, तो क्या बन जाएगा 7 की स्क्वायर, 4 गुणा में 49 गुणा करेंगे 4 निम 36, 2 बच जाएंगे 3 बच जाएंगे हमारे पास, 16 और 3 19। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारे पास इसका आया है 196, इसका आया है 154, तो किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, घन का। तो लिख देंगे अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।